वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आगे चलते हुए डायमेंशंस की थ्योरी आपने कर ली होगी मेरे विचार से, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैंने आपको जो कराए वो कर लिए होंगे। इसके अतिरिक्त आपने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैंने आपको पहले भी कह रखा, यदि आपको किसी भी टॉपिक में लगे और क्वेश्चंस कराने हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको जिस तरह कहेंगे, आप मुझे चाहेंगे तो यूट्यूब पे लाइव क्लास भी ले सकता हूं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, या मैं इसके वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चंस की। अभी फिलहाल हम चलते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारे पास दो पार्ट है, वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन में रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, और टू डायमेंशन में आपको पता है हाफ प्रोजेक्टाइल या फुल प्रोजेक्टाइल होता है। और इसी के साथ इस टॉपिक में सर्कुलर मोशन इस्तेमाल होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन की। वन डायमेंशन में मोशन में हमारे पास सबसे पहले समझना है कि आपके पास क्वेश्चन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हैं या नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि आपके पास एक्सेलरेशन एक जर्नी के लिए कांस्टेंट है। वो चाहे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और उस केस में यदि एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन आपके पास चार काम की आती हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू। ये 1/2 जो बेटा a by 2 होना चाहिए, ब्रैकेट में 2n minus 1। इट शुड बी a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1। एरर रह गया, ध्यान रखिए। तो ये चार इक्वेशन जो मेरे पास है, याद रखिए इन चारों इक्वेशंस का लॉजिक सिर्फ एक है, जब तक आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, माने एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब अगर ए से बी में मोशन जा रही है, बॉडी जा रही है, फिर बी से सी में जा रही है, और फिर सी से डी में जा रही है, तो याद रखिए ए से बी में मने जो बी की फाइनल वेलोसिटी है वो बी सी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इसी प्रकार बी सी की फाइनल वेलोसिटी बनेगी, वो सी डी की इनिशियल बन जाएगी। तो जितनी बार भी आपके पास, ध्यान दीजिएगा, जितनी बार भी आपका एक्सेलरेशन बदलेगा आपको उतनी ही बार इक्वेशन को बार बार इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस दौरान, जिस ड्यूरेशन के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगला सवाल, यदि कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? तब हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तब हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? तब हमारे पास सिवाय डिफरेंशिएशन के और कोई रास्ता नहीं बचता, इंटीग्रेशन के कोई रास्ता नहीं बचता उस मोशन के लिए। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, माने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास अगर टाइम की फॉर्म में है, वेलोसिटी का माने v आपको दे रखा है किसी टाइम की फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है t की फॉर्म में, तो आप एक्स वेलोसिटी निकाल सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन जो है वो dv by ds इंटू ds by dt भी कहा जा सकता है। मतलब कभी कभी हमारे पास क्या होता है, इसको सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका पहला डेरिवेटिव लिया है तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब आते हैं इसके इनवर्स में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी है, इसीलिए वेलोसिटी का इंटीग्रल विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रल will give you change in velocity. Similarly, s means change in velocity, v means change in velocity. अब ये p और q क्या है? ये t की वैल्यूज हैं। याद रखिए इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट होती है और लोअर होती है वो dt माने t के साथ वाली होंगी, अगर ds होगा तो s के साथ वाली होंगी, हमेशा याद रखिएगा। तो फाइनल आंसर निकालने के बाद एक बार वैल्यू q पुट करेंगे और उसमें से आप p वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको भी समझाया, ब्रेक जर्नी इन एज मेनी पार्ट्स एज द एक्सेलरेशन चेंजेस। जितनी बार एक्सेलरेशन बदलेगा आप जर्नी को उतने टुकड़ों में चेंज कीजिएगा। अब आइए इसके बाद अब हम कुछ ग्राफ की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी।
स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कहने का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर होती है और टाइम एक्स एक्सिस होता है। जब भी आपको ए वर्सेस बी ग्राफ बोला जाए तो बी एक्स एक्सिस का होता है, ए वाई एक्सिस का होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा। सिमिलरली यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उसका स्लोप स्पीड बताएगा, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। इसी प्रकार एक बात को आपने और समझना है कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखिए टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, जब मैंने आपको बताया टाइम एक्स एक्सिस पर होगा तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं होगा। अब रह गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिस्टेंस वाला ग्राफ ध्यान दीजिएगा हमेशा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोला, इसका मतलब टाइम बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वेलोसिटी बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द ग्राफ बताता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। याद रखना जब आपको वीटी ग्राफ से एरिया निकालना हो तो आपको नीचे एरिया जो एक्स एक्सिस के होगा वो नेगेटिव होता है। यदि डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप सबको पॉजिटिव बना के ऐड कर दोगे, नेगेटिव होगा तो उसको ध्यान रखिएगा। ये रहा ग्राफ का मेन पर्पस। स्पीड टाइम ग्राफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो वेलोसिटी टाइम में हो रहा है वो स्पीड टाइम में हो रहा है। सिर्फ वेलोसिटी टाइम में यदि आपसे उसने डिस्टेंस पूछ लिया तो जहां जहां पर माइनस है आप उसको पॉजिटिव लेकर के ऐड करोगे, ये आपने ध्यान रखना है। अगली बात पे बात करें, अगर एक बॉडी v1 वेलोसिटी से t1 टाइम पर चलती है और v2 वेलोसिटी से t2 टाइम पर चलती है, ऐसे v3 से t3 टाइम पर, तो हर बार का डिस्टेंस क्या होगा? t1 टाइम पर डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू t1, v1 t1, t2 वाला डिस्टेंस v2 t2 और टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो इसलिए होगा क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम that is v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus t2। ये यूजुअली आपके पास दो तरीके हो, मतलब v1 t1 v2 t2 साथ v3 t3 v4 v4 कुछ भी हो, सबको जोड़ करके समेशन ऊपर कर दीजिएगा v1 t1 v2 t2 v3 t3 v4 t4 और नीचे t1 प्लस t2। लेकिन इसी में एक स्पेशल केस ज्यादा इस्तेमाल होता है जिस समय t1 t2 दोनों बराबर हो जाए। उस केस में आपके पास t1 और t2 दोनों बराबर, इसके लिए इसकी वैल्यू v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाती है। अब इसके साथ एक बहुत कॉमन चीज है जिस पर लोग एरर कर जाते हैं। इसमें क्या था, टाइम और वेलोसिटी दी थी, उसमें आपको डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दिया। मान लो हम कहते हैं बॉडी ट्रेवल्स x1 डिस्टेंस विद v1 और x2 डिस्टेंस विद v2, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना चला था? x1 प्लस x2। और टाइम कितना चला वो आपको निकालना पड़ेगा। पहली जर्नी का टाइम है x1 अपॉन v1, दूसरी जर्नी का टाइम है x2 अपॉन v2। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। इसी में क्या होता है, एक स्पेशल केस जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं, इस केस में मेरा फॉर्मूला बन जाता है, मैंने वैल्यू x1 x2 बराबर कर दिया तो मेरी वैल्यू आती 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले हैं एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर वाले में वेलोसिटी और टाइम्स दिए हैं, नीचे वाले में डिस्टेंस और वेलोसिटी दी है। क्लियर? इसको पूरे दिमाग में रखिएगा। अब एक प्रॉब्लम जो हमारे पास काइनेमेटिक्स की अगली आती है उसका नाम है रिवर प्रॉब्लम। रिवर प्रॉब्लम क्या है, दो वेलोसिटीज होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर टाइप की और उसके अंदर क्या है, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करता। अब रिवर में यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना है या शॉर्टेस्ट टाइम लेना है, दोनों सेम नहीं है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। रिवर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट टाइम या लीस्ट टाइम नहीं है। अब कैसे काम करता है देखिए, रिवर में क्या है, इस तरह आप देखिए, अब यहां पर हमने बना दिया ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, मैन कहिए बोट कहिए, और ये रिवर है।
तो रिवर की वेलोसिटी मैन के ऑपोजिट जा रही है, इसलिए नेट रिजल्टेंट सीधा बन रहा है। जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना है, इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना है, मेन चीज क्या है, आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी सीधी होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी सीधी होने के बाद इस विड्थ में आप जाएंगे तो आपके पास कंडीशन देखिए क्या आ गई है, v ऑफ मैन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू v रिवर। तो रिवर जो आपको राइट साइड खींच रही थी, v मैन साइन थीटा आपको लेफ्ट साइड खींच रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए और रिजल्टेंट वेलोसिटी v मैन कॉस थीटा बचेगी। इसकी वजह से आपके पास टाइम क्या होगा, विड्थ अपॉन vm cos थीटा, विड्थ अपॉन vm cos थीटा। अब हम अगली बात करते हैं जिसमें लीस्ट टाइम चाहिए, कम टाइम चाहिए। तो कम टाइम में क्या होगा, आप देखिए इधर, कम टाइम में हम इस प्रकार से काम करेंगे। आप चलेंगे सीधा, रिवर आपको राइट साइड पर खींच देगी, चलना आपने सीधा, वही हम देखिए, और रिजल्टेंट आपका थीटा एंगल पर मुड़ गया। तो इसमें थीटा क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, वी रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, वी मैन स्क्वायर प्लस वी रिवर स्क्वायर। मैन का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर विल बी रिजल्टेंट, और वाई डिस्टेंस जो होगा, जितना बॉडी जितना मतलब आप चल जाएंगे रिवर के शोर के साथ, रिवर के किनारे के साथ, दैट विल बी y अपॉन डी, इसकी वैल्यू v रिवर अपॉन v मैन, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इस केस में लीस्ट टाइम लिया जा रहा है, भले ही आप ज्यादा चल रहे हैं। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि कम डिस्टेंस चलकर भी समय अधिक क्यों लग रहा है और ज्यादा डिस्टेंस में समय कम क्यों लग रहा है। उसका कारण बता दूं, जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चल रहे हैं तो रिवर की वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको काट रहा है, आपको रोक रहा है, जबकि लीस्ट टाइम पे जा रहे हो तो रिवर आपको कहीं और ले जा रही है, लेकिन आपका जो मेन कंपोनेंट था, जो आपको रास्ता कवर करने में था, वो एक अलग ही था, वो सेम डायरेक्शन में था। तो ये रिवर प्रॉब्लम है। रिवर प्रॉब्लम 2 डायमेंशन की स्टार्टिंग है, लेकिन साथ में इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब देखिए, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल होता है, एक्सेप्टिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री एंगल का मतलब वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ती है। और जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन उसके 180 डिग्री है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। दोनों का बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बता दूं, जब आप बॉडी ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, हमारे कुछ वेलोसिटी है, तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए स्पीड या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बढ़ती रहती है। अब 180 डिग्री वाला केस, जब आप पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, आप फेंक रहे हैं पत्थर को ऊपर, ग्रेविटी का पुल है नीचे, एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर चलना शुरू करते हैं। तो ये जब भी इसके अलावा कोई एंगल होगा तो उसको कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। 0 या 180 में इट इज स्टिल रेक्टिलिनियर और 1 डायमेंशन मोशन। अब बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, जिस समय एंगल 90 होगा तब उसका नाम होगा हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, अब इसको देखिए, वर्टिकल और को रिजॉल्व कर देते हैं वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शंस में, और वर्टिकल में डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन काम करता है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं चलता अनलेस हवा वगैरह बताया जाए, लेकिन नीट के लेवल में हवा वगैरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, वर्टिकल शुरू में 0 है क्योंकि आपने फेंका, हॉरिजॉन्टल है, धीरे धीरे वर्टिकल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा परंतु माइनस साइन में बढ़ेगा। तो अब ये है हाफ प्रोजेक्टाइल आपके सामने, ये हमने बना दी। अब इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका h हाइट से। अब u का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है और u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी जर्नी में u नहीं बदलने वाला, माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज, लिखा ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंटली। आइए अब हमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट ले लिया इसमें एक्स वाई, तो एक्स वाई के बीच में क्या रिश्ता है वो भी स्टडी करना है, और पूरी प्रोजेक्टाइल के पाथ पर कैसे चलना है दोनों को हमने स्टडी करना है। आइए, टाइम हमारे पास होगा 2h अपॉन जी, ये मैंने कोई नई चीज नहीं करी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ वी स्क्वायर लगाया, लेकिन लगाया वर्टिकल प्लेन में है, तो वर्टिकल प्लेन में u 0 है बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, h हाफ gt स्क्वायर लगा करके मुझे मिल गया। और
इसी तरह रेंज मेरे पास क्या है, u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन न होने की जगह मेरा फॉर्मूला ut प्लस हाफ वी टी स्क्वायर न बन के ओनली ut बनेगा, और t मेरा 2h/g है। अब हमारे पास आता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए इट विल बी u i माइनस जी टी जे। जी टी क्यों, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, माने वर्टिकल में देखिए u कभी नहीं बदलने वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, तभी i वाला कांस्टेंट है, gt वाला इनिशियल जीरो है बिकॉज आपने फेंका हाफ प्रोजेक्टाइल से, धीरे धीरे करके gt की वैल्यू नीचे बढ़ती जाएगी जब ये नीचे टच करेगा। इसके साथ अगर आपको स्पीड निकालनी पड़ जाएगी तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माने u का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। आपको पता है वेक्टर जब होता है तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर से निकाला जाता है, यहीं पर यहां भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से यहां पर यह रिश्ता देखिए किसका है, y और x वाले पॉइंट का। जिस समय बॉडी नीचे टच कर जाएगी जमीन पर उस समय देखिएगा x की वैल्यू बन जाएगी r और y की वैल्यू बन जाएगी h। होना वही है, उसी तरीके से सॉल्व होगा, एग्जैक्टली सेम। इसी का नाम हाफ प्रोजेक्टाइल है। तो आज हमने काइनेमेटिक्स का मेन पार्ट, रिवर प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल, हाफ प्रोजेक्टाइल और डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस को कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा हमने समझ लिया। इसी का दूसरा वीडियो आपको थ्योरी का दूंगा जिसमें आपको फुल प्रोजेक्टाइल बताना है और सर्कुलर मोशन बताना है। उसके उपरांत हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप इसको और यूज कीजिएगा। So this is going to be the next day's problem। 2 दिन आपने वो कर लिया है इसीलिए। So इसको करें, यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।